अमेरिका से लेकर चीन, भारत से लेकर रूस तक हर फैसला कहीं ना कहीं आपके भविष्य को छूता है। यही वजह है कि ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं, आपकी सोच, करियर और समझ को बढ़ाने का जरिया है। अगर आप सच में अपडेटेड और आगे रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रोज देखना जरूरी है। दुनिया को समझो, तभी दुनिया तुम्हें समझेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब दौरे की शुरुआत में घोषणा की कि अमेरिका सीरिया पर लगे लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों को हटा देगा। इस कदम को उन्होंने सीरिया को महानता का अवसर देने के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही अमेरिका और चीन ने 90 दिनों के लिए व्यापार युद्ध को विराम देते हुए टैरिफ कम करने पर सहमति जताई है, जिससे वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी देखी गई है। चीन ने अमेरिकी विमान निर्माता बोइंग पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव में कमी आई है। इसके अलावा चीन ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ गई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के तहत राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 दिन की संघर्ष विराम योजना पर सहमति जताई है, जिसमें ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने पर जोर दिया गया है। हालांकि कीव और मास्को के बीच ड्रोन हमलों का आदान प्रदान जारी है, जिससे संघर्ष विराम की सफलता पर संदेह बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो वह और अधिक सर्जिकल स्ट्राइक करने से नहीं हिचकिचाएंगे। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोपों के बावजूद दोनों देशों ने संघर्ष विराम बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। टोक्यो के एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय में एक छात्र ने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि वह लंबे समय से चल रहे बुलिंग का शिकार था। यह घटना जापान में स्कूलों में छात्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर करती है। फोर्ड जर्मनी के कोलोन स्थित 2 कार संयंत्रों के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा यूरोप में हजारों नौकरियों में कटौती की योजना के विरोध में हड़ताल की। इस 24 घंटे की हड़ताल से फोर्ड को कई मिलियन यूरो का नुकसान हुआ। कर्मचारी वैकल्पिक पुनर्गठन विकल्पों की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जर्मन अधिकारियों ने एक स्वयंभू राजा और उसके यहूदी विरोधी समूह को गिरफ्तार किया और प्रतिबंधित कर दिया है, जो जर्मन रैश की पुनर्स्थापना का दावा करता था। ब्रिटेन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी राज्य यात्रा के लिए निमंत्रण देने पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आलोचना की है। उन्होंने इसे अवांछनीय और अविवेकपूर्ण बताया। इसके अलावा स्कॉटलैंड में सहायक मृत्यु की अनुमति देने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है, जिससे इस संवेदनशील मुद्दे पर नई बहस शुरू हो गई है। फ्रांस ने अल्जीरियाई अधिकारियों को निष्कासित कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह से अवरुद्ध हो गए हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अस्वीकार्य और शर्मनाक व्यवहार के लिए आलोचना की है और यूरोप इजरायल व्यापार संबंधों की समीक्षा का समर्थन किया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गाजा में नरसंहार को समाप्त करने में मदद करने की आशा व्यक्त की है। इसके अलावा ब्राजील ने 2015 की पर्यावरणीय आपदा के लिए खनन कंपनियों वैले और BHP के साथ $23 बिलियन का समझौता किया है, जिससे 3 लाख से अधिक पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ब्रिटेन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी राज्य यात्रा के निमंत्रण देने की आलोचना की है, इसे अवांछनीय और अविवेकपूर्ण बताया है। इसके अलावा ब्लैक रॉक कनाडा ने मई के लिए iShares ETFs के नकद वितरण की घोषणा की है, जिससे निवेशकों को लाभांश प्राप्त होगा। इटली में जन्म दर में गिरावट के कारण पालना बनाने वाली कंपनियां अब बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों की ओर रुख कर रही हैं। उत्तरी इटली में कभी फल फूल रही यह उद्योग अब केवल 2 निर्माताओं तक सिमट गया है, जो अब वृद्ध जनों के लिए विशेष फर्नीचर और उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। मेलबर्न में स्थानीय सरकार ने ब्रिटिश खोजकर्ता कैप्टन जेम्स कुक की एक बार क्षतिग्रस्त होने वाली प्रतिमा को हटाने का निर्णय लिया है। यह कदम औपनिवेशिक इतिहास और स्वदेशी समुदायों के बीच तनाव के मद्देनजर उठाया गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की कॉर्पोरेट नियामक संस्था ने मैक्वेरी ग्रुप पर $1.5 बिलियन के शॉर्ट सेल्स की गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है। दक्षिण कोरिया ने 2025 में खाद्य निर्यात को $14 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे उभरते बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल ही में देश में मार्च से जारी जंगल की आगों ने 31 लोगों की जान ले ली है और 37,000 से अधिक लोगों को विस्थापित किया है, जिससे यह दक्षिण कोरिया के इतिहास की सबसे भीषण आग बन गई है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने ऑनलाइन बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा और सऊदी नेताओं के साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा 23 अप्रैल को इस्तांबुल में आए
6.2 तीव्रता के भूकंप से 359 लोग घायल हुए और व्यापक क्षति हुई। सरकार ने राहत कार्यों के लिए हजारों कर्मियों को तैनात किया है। सऊदी अरब ने यमन को $500 मिलियन की नई आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सऊदी अरब ने स्पीयर्स ओन ऑफ विक्ट्री 2025 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी करने की योजना बनाई है, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। गाजा में इजरायली सेना द्वारा किए गए हवाई हमलों में कम से कम 65 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 2 अस्पतालों पर हमले शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस भयानक युद्ध को जल्द समाप्त करने और सभी बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास करने की बात कही है। स्पेन में हाल ही में हुई बिजली आपूर्ति में व्यापक बाधा के बाद सरकार ने छोटे बिजली संयंत्रों की साइबर सुरक्षा उपायों की जांच शुरू की है। हालांकि ऊर्जा मंत्री ने बताया कि ग्रिड ऑपरेटर पर साइबर हमले के कोई संकेत नहीं मिले हैं। इंडोनेशिया ने बायोफ्यूल कार्यक्रम और पाम तेल पुनरोपण के लिए फंड जुटाने हेतु कच्चे पाम तेल पर निर्यात शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है, जो 17 मई से प्रभावी होगा। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की टीवे एयर ने सितंबर 2025 से चेंगजू और बाली के डेनपासर के बीच नई उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा की है, जिससे दोनों देशों के बीच यात्रा संपर्क बढ़ेगा। स्वीडन की वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण ने स्वेटबैंक पर $13 लाख का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा स्टॉकहोम में 14 मई को यूनियनकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कार्य समय कम करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जिससे स्थानीय परिवहन में व्यवधान की संभावना है। नीदरलैंड्स के आइगेलशोवन में डिफेंडर 25 सैन्य अभ्यास के तहत 405वीं आर्मी फील्ड सपोर्ट ब्रिगेड की बटालियन बेनेलक्स ने आर्मी प्रीपोजिशन स्टॉक्स 2 का संचालन किया। इसके अलावा यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप एनवी ने बिल एकमैन के निदेशक मंडल से इस्तीफे की घोषणा की है। स्विट्जरलैंड में आज कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है और सरकार सतत विकास और नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ईरान में आर्थिक और सामाजिक संकट गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य प्रणाली में नर्सों की भारी कमी, कम वेतन और अत्यधिक कार्यभार के कारण बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी देश छोड़ रहे हैं। इसके अलावा फरवरी 2025 में मुद्रास्फीति दर 4% से अधिक हो गई है, जिससे जीवन यापन की लागत में भारी वृद्धि हुई है। इन आर्थिक कठिनाइयों के विरोध में विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में आज कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि देश में आगामी चुनावों और आर्थिक सुधारों को लेकर राजनीतिक चर्चा जारी है। मिस्र में आज कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट नहीं किया गया है। हालांकि देश में आर्थिक सुधारों और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर सरकार सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने कोविड-19 महामारी के बाद 5वें टर्मिनल के निर्माण का कार्य फिर से शुरू कर दिया है। यह टर्मिनल 2030 तक चालू होने की उम्मीद है और प्रारंभ में प्रतिवर्ष 50 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने इस परियोजना को सिंगापुर की वैश्विक कनेक्टिविटी को 170 से बढ़ाकर 200 शहरों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चुनावों की देरी को असंवैधानिक करार देते हुए 14 मई को चुनाव कराने का आदेश दिया है। इसके अलावा बलूचिस्तान में प्रसिद्ध कार रेसर तारिक बलोच की हत्या ने किल एंड डंप नीति पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। सिंध में बाबरलोई धरना जारी है, जहां वकीलों और नागरिक समाज के समूहों ने सिंधु नदी पर प्रस्तावित नहर परियोजना के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसे ग्रीन पाकिस्तान पहल के तहत शुरू किया गया है।